विगत दिनों जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसमें कई तरह के भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन हम जानते हैं कि हम जनतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों का हर विषय पर बड़ा संविधान की व्याख्या करती रहती है समय समय पर। और जब भी कोई संवैधानिक भ्रम की स्थिति हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बहुत स्पष्ट राय रखती है। यहाँ पर भी जो वर्तमान में राजनीतिक भ्रम की स्थिति है, उस विषय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में कई बार स्थितियां स्पष्ट कर चुकी है। 9A के विषय में कुछ केस स्टडीज है हमारे पास में, उसके जजमेंट है जिसको विस्तार पूर्वक मेरे सहयोगी और झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य सुधीर कुमार सोनू जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद आप लोग के यदि कोई सवाल होंगे तो उसका भी हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। सोनू जी। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत। सुप्रियोदा ने सारी बातों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय वस्तु को लगभग पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। हमें बड़े कम शब्दों में सिर्फ यह बात स्टेट करनी है या बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई लीज के सवाल को 9A सेक्शन 151 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 9A के तहत दंडनीय या दोषी अपराध के तौर पर निरूपित किया है। हम बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि भारत की संसद ने 1951 में जब इस कानून को पारित किया था तो इसमें 6 बिंदुओं को समाहित किया गया था। यह 6 बिंदु यदि आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, और मुझको लगता है कि यह विषय इतना सब लोगों के बीच में आ चुका है कि शायद आप भी अवगत होंगे। इस बीच इस तरीके के और मामले 1964 से लेकर 2006 तक लगातार विभिन्न न्यायालयों में समीक्षा के लिए जाते रहे। उन न्यायालयों में इन विषयों की समीक्षा में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सेक्शन 9A का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है, लीज को टच नहीं करता है। यह मामला विशुद्ध रूप से सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने, सरकार को किसी गुड्स की सप्लाई का, या तो सड़कें बनाने का, या बांध बनाने का, या सिंचाई परियोजना का, या किसी बिल्डिंग को बनाने के मामले को ही इस कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना गया है। मेरे पास इसके रेफरेंस हैं, आप चाहें तो मैं इसको भी दे देता हूँ। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है, न ही माल आपूर्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9A में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सरकार के साथ व्यापार किया हो। खनन पट्टा सप्लाई ऑफ गुड्स का व्यापार नहीं है, यह सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के करतार सिंह बधाना बनाम हरि सिंह नलवा अन्य के मामलों में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि खनन लीज सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या के दरमियान यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट है कि 9A के तहत माइनिंग लीज का मामला नहीं आता है। और हम एक बात और स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं कि जब मसलों को कंसील किया जाता है, जब मसलों को छुपाया जाता है, तब कहीं उसमें कुछ विचलन या अपराध की संभावना बनती है। जब इलेक्शन एफिडेविट में लगातार इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन के पास यह लीज मौजूद है जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो यह
स्पष्ट रूप से ये डिस्क्लोजर का मामला भी नहीं बनता है। ये इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में स्क्रूटनी के दरमियान बैठे हुए निर्वाची पदाधिकारी जो कि स्क्रूटनी करते समय 9A के मामले का भी विचारण करते हैं, उनसे भी हाइड नहीं किया गया। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि इस पूरे मामले को भाजपा इस ऑप्टिक्स या नैरेटिव की तरह से कर रहा है कि जैसे कि ये इतना बड़ा दंडनीय अपराध है कि जिस दंडनीय अपराध के चलते झारखंड की सरकार गिरने जा रही है। मैं आपको यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बताना चाहूँगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट यह कहता है कि हर हालत में पिटिशनर को सुना जाना चाहिए, ओरली हर्ड किया जाना चाहिए। आप चाहें तो मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड इन कैलाश गहलोत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2018। हाउएवर ओरल hearing would be necessary before the commission could give an opinion of disqualifying a legislator। यह स्पष्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा था कैलाश गहलोत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में कि हर परिस्थिति में मसलों को सुना जाना चाहिए। तो हम यह बात के लिए बड़े इत्मीनान हैं, आश्वस्त हैं कि हेमंत सोरेन जी के मामले में उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और यह हैं कि सर्वप्रथम इस माइंस से, ये 80 डेसिमल की माइंस है, 1 एकड़ से कम, जो कि उपायुक्त के स्तर से इसका निष्पादन होता है। तो यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने खुद साइन किया है, यह ऐसा नहीं है। चूँकि ये मामला मात्र 80 डेसिमल का है तो डीसी रांची के स्तर से ही इसका डिस्पोजल होता है। दूसरी बात मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस माइंस से एक छटाक का भी उत्खनन नहीं हुआ है। इस माइंस में बिजली का कनेक्शन नहीं है, इस माइंस में जीएसटी नहीं लिया गया है, और इस माइंस को उससे भी ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, जिससे कि ऑपरेट हो चुके। तो वैसी स्थिति में कहीं भी कोई भी लाभ लेने वाला कर्म इस माइंस के द्वारा नहीं हुआ है। और हालिया दिनों की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पद की नैतिक मर्यादा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने इस लीज का अभ्यर्पण कर दिया है, यानी इसे वापस कर दिया है। तो इस मामले में बड़ा सुस्पष्ट हमारा यह मानना है कि विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट यह स्थापित कराते हैं कि 9A किस में लागू होता है और किस में लागू नहीं होता है। और साथ ही हमने यह स्पष्ट देखा कि किसी का भी बगैर पक्ष सुने हुए नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं किया सकता है। इसलिए निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले को सुनना होगा। और इन तमाम बातों के उपरांत अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय और हमारे न्यायालय इस देश में कानून की व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं। और यदि सरकारों को, संवैधानिक संस्थाओं को कानून के समझने में कोई परेशानी आती है तो वैसी स्थिति में उसकी व्याख्या के लिए माननीय न्यायालय मौजूद है। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय इस मामले में सुस्पष्ट व्याख्या करेंगे। अलावे अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में। आदरणीय रघुवर दास जी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हाय तौबा मचाए हुए हैं। आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल के दरमियान 5 वर्षों में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, यह आप तमाम लोगों के नज़र में है, पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो मामले मैनहर्ट के हों, चाहे वो मामले टॉफ़ी और बिस्किट और टी शर्ट के हों, चाहे वो अन्य मामले हों। बहुतेरे मामले ऐसे रहे जिन मामलों में निश्चित रूप से भी जांच की प्रक्रिया चल रही है। और यदि मामले उभर कर सामने आए हैं तो उसका भी निश्चित रूप से आज नहीं कल समाधान होगा और जांच एजेंसियां उसमें अपना स्पष्ट मंतव्य देंगी। आपके माध्यम से एक और नया शब्द मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं। ओफाज नाम सुना है आपने? सुना है? उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नहीं आता। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, एक बड़ा नामालूम सा विभाग है ओफाज। इस ओफाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तौर तरीके झारखंड के किसानों को सिखाए जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के बजाय नेताओं की हो गई है।
तो आने वाले दिनों में आप उफाज को भी सुनेंगे और अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी जो हमारे ज़िले से ही आते हैं, मैं उनके ही ज़िले का निवासी हूँ, वो भी तो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर विभिन्न प्लेटफॉर्म में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, किस संवैधानिक पद पर हैं, उनको यह कहने का अधिकार क्या है ये नहीं मालूम है। पता नहीं, गर्मी ज़्यादा चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, दौड़ धूप कर रहे हैं बाहर में, तो हो सकता है बोल गए हों। लेकिन मैं एक बात उनके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता और शुचिता की बात वो करते हैं, वो नैतिकता और शुचिता की बात 2006 तक उनके मुँह से अच्छी लगती थी। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर 2004 में वो निर्वाचित हुए थे और जब उनको झारखंड विकास मोर्चा बनाना था तो 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया था और जेवीएम के नाम से वो चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़के जनता के माध्यम से जीत कर आए थे। तब तक ये नैतिकता की बातें उचित थी। लेकिन कुतुब मीनार का बयान हो, हरिद्वार का बयान हो, मोदी जी के खिलाफ बयान हो कि दोबारा आ गया है, 19 में अगर आ गए तो देश में कटोरा लेके मांगने के लिए विवश कर देंगे, इन तमाम बयानों के बाद और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजधनवार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़के, जहां से वो जेवीएम के विधायक बने, आज वो पूरी तरीके से राजनीतिक शुचिता और नैतिकता को त्यागते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। यदि उनको राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का इतना ही ध्यान था तो वो इस्तीफा देते और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर सदन में आते, तब हमें लगता है कि नैतिकता और शुचिता की बात करने का उनको अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस नैतिकता और शुचिता की दुहाई बाबूलाल जी दे रहे हैं वो कतई उस बात को करने के लिए लाजिम नहीं है। और रघुवर बाबू के अलावे और भी बहुत मामले हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो जाए, सिर्फ मैं बोलूँ वो उचित नहीं है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को आशंका है क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर ही फैसला ले लेगा? देखिए, आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की जो दशा है, संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग को टीएन शेषन के पहले तक लोग नहीं जानते थे। टीएन शेषन के आने के बाद इस देश को यह पता लगा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके कंधे पर निष्पक्ष चुनाव की जवाबदेही है। लेकिन हालिया दिनों में जो हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप देखे हैं, उस क्रियाकलाप से हमें भी यह आशंका लगती है कि नेतृत्व के दबाव में, पॉलिटिकल केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हो सकता है कि वह ऐसा एक पक्षीय फैसला करने को बाध्य हो। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत का ये विधि द्वारा स्थापित संविधान न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की ताकत देता है और हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सक्षम न्यायालय में कानून की व्याख्या के लिए जाएंगे। इसमें तो मैंने सुना है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी कंसेंट लेगा, उसके बाद फैसला लेगा। आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। जो गवर्नर का इंटेंशन है, आपको क्या लगता है गवर्नर का, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटेंशन जो है वो सही नहीं है? नहीं, इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं परिणत होता है तब तक किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, वह नैरेटिव कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास है कि ये सरकार कल चली जा रही है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि प्री पोल अलायंस में चुनाव पूर्ण किए गए इस गठबंधन को झारखंड की जनता ने 47 सीटें दी हैं और 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यह डिक्टेट या रूल नहीं कर सकती है कि इस प्रदेश में शासन किसका होगा। जनता जनार्दन मालिक है और जनता जनार्दन ने 19 के चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है और किसी भी परिस्थिति में मैं यह मानता हूं कि यह फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगा। नहीं, एक बात और मैं बता दूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने के लिए भी आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के कम से कम फोटोकॉपी करने वाले दुकानदारों को जो एक अवसर प्रदान किया है, तमाम फर्जी कागजों का
20-20, 25-25 सेट बनाकर जो लोग बांट रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई कि जब इतनी बाजार में क्राइसिस है पैसे की, उस वक्त कम से कम फोटोकॉपी दुकानदारों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कल भी कुछ कागज लेकर लहराते हुए देखे गए थे बाबूलाल मरांडी। तो वो कागज तो पहले जब 5 साल रघुवर जी के सरकार था तो उस समय भी उसी तरह के कागज लहराए गए। कम से कम एक चीज तो अच्छा है कि छोटे से दुकानदार होते हैं फोटोकॉपी के जो करने वाले लोग हैं, उनको व्यवसाय मिल रहा है। और हमारी चाहत है कि इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यवसाय में सहयोग करते रहे, ताकि क्योंकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ पेपरलेस हो गया है, तो उस वक्त में कम से कम इस जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उस व्यवसाय को भी थोड़ा सर्व कर पाए। इसके लिए उनको बधाई। सुधीर जी मैंडेट की बात आपने की, मैंडेट क्या ये अलाउ करता है कि मुख्यमंत्री व्यवसाय उनके जो लोग हैं उनकी वाइफ बिल्कुल मैं सहमत आपकी सलाहकार उनके खजाना आवंटित करें, मैंडेट। हाँ, मैंने सवाल सुन लिया। जनता के मैंने भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, मैं और लोग क्या करेंगे अगर मुख्यमंत्री ही व्यापार। वही मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने सुन लिया आपकी बात को, और लोग क्या करेंगे उसी पर मैं बोल रहा हूँ। मैंडेट या सार्वजनिक जीवन शुचिता के साथ यह अलाउ करता है कि विधिक कोई भी व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। वो इनकम टैक्स नहीं मार रहा हो, वो सेल टैक्स नहीं मार रहा हो। कहीं ये नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भगवा पहन लेना चाहिए और लंगोटे में सदन जाना चाहिए। आपका निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक नागरिक की हैसियत से रोजगार करने की ताकत को एंजॉय करता है, जो ताकत एक आम नागरिक के तौर पर दी गई है। रह गया सवाल इस बात का कि यह व्यवस्था अगर गैर कानूनी है तब यह दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद व्यापार करता है और व्यापार कानूनी दायरे में करता है तो ये कहीं से नहीं है। क्या मनीष जायसवाल जी व्यापार नहीं करते हैं? सुदेश घर वाले लोग करेंगे और लोग भी हैं। क्यों? आपको किसने रोका है? जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे, नहीं, जब मनीष जायसवाल जी कर रहे थे तो ये सवाल आपने किया था। उनकी पत्नी तो नहीं कर रही है, या वो कोई उत्तरदायित्व के पद पे तो नहीं है। नितिन गडकरी साहब की एक बड़ी कंपनी है, सुदेश महतो साहब सुदर्शन ग्रुप में शेयर होल्डर हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नैतिकता और शुचिता के मामले हो सकते हैं, लेकिन ये विधिक रूप से कानून के दायरे में आने वाली चीजें अगर नहीं हैं तो इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए। किसी भी को व्यवसाय करने का अधिकार है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों, चाहे उनके प्रतिनिधि हों, चाहे उनकी पत्नी हो। रह गया सवाल इन बातों को खोज कर निकालने का, तो ये तो कहानी शुरू हुई है। अब जरा आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि किनके कौन लोग कहां कहां पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। उस समय ये सवाल कीजिएगा। हाँ, नहीं, वही बोल रहा हूँ। मैंने अपने अभिभाषण में अपनी बात में स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शुचिता के अनुरूप उन्हें यह लगा कि इसका अभ्यर्पण कर देना चाहिए, इसको और कंटिन्यू करके फायदा नहीं। मैंने स्पष्ट कहा कि 80 डेसिमल की ये लीज थी और ब्लैक स्टोन की लीज थी। तो सवाल इस बात का उठता है कि हमें ये लगा कि नहीं, मुख्यमंत्री के पद पर इन चीज़ों को कंटिन्यू करके फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमारी छुपाने की मंशा होती तो इलेक्शन एफिडेविट में ये चीज़ें नहीं आती। और रह गया सवाल जो प्रश्न आपने किया था ना, ये मोमेंटम झारखंड की आरटीआई से निकाली हुई कुछ चीज़ें हैं। अगली मुलाकात में आपको मैं बड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा कि जमीन का अलॉटमेंट 1 रुपया में कब हुआ और कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब का था, और उसमें झारखंड की कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन झारखंड की कंपनियों में कौन कौन लोग डायरेक्टर, ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। तब आप निश्चित रूप से यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कीजिएगा कि सब आप ही के लोग का काम करेगा तो हम खाली पत्रकारिता करेंगे।
जी, सुदीप जी एक मिनट सुदीप जी, ये आप लोग बताएंगे सत्ता आपके पास है, सरकार आपकी है, तो बताने की क्या जरूरत है? एक्शन क्यों नहीं ले रही? एक ही किस्त में नहीं, नैतिकता की बातें हैं। मैंने ये कहा किसी भी जनप्रतिनिधि के परिजनों को व्यापार करने का अधिकार है अगर वो कानूनी दायरे में व्यापार कर रहे हैं, तो हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे इस बात को कि किनके किनके कौन लोग कहां कहां किस 1 रुपए की जमीन आवंटन से लाभान्वित हुए हैं, हम ये बताएंगे। नहीं, यहाँ तो पद का दुरुपयोग का मामला है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है। अगर पद के दुरुपयोग का मामला होता तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 9A की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव बनाना, ऑप्टिक्स सेट करना है कि चल रही सरकार के कामकाज में रोड़ा डाला जाए और जो छवि लेकर हेमंत सोरेन चले उस छवि को टिंट किया जाए और इस सरकार को अस्थिरता की तरफ ढकेला जाए। अब मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि 29 दिसंबर 2019 को जब शपथ ली गई थी उसके अगले दिन लोगों ने यह कहा कि यह सरकार गिर जाएगी और अभी हम लोग 29वें महीने में। चतुर्थी जी, एक सवाल है, बेचैनी बढ़ी हुई है जमीन? बेचैनी कतई नहीं बढ़ी हुई है। हम ये स्पष्ट मानते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में बेहतर काम करने के एवज में बेचैनी जिनकी बढ़ी हुई है वो लोग तमाम तरह के वितंडे खड़े कर रहे हैं, वो लोग तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। हम ये स्पष्ट मानते हैं कि बाबूलाल जी सत्ता से बहुत दिन दूर रह लिए हैं, तो बाबूलाल जी सत्ता से जब बहुत दिनों तक दूर रह जाते हैं तो उनकी पूरी जद्दोजहद इस बात के लिए बढ़ जाती है कि कैसे वो सत्ता के केंद्र तक जाएं। और बड़ा ये दुर्भाग्य उनका है 2004 के बाद से 3 के बाद से कि जब जब वो सत्ता की तरफ जाने की जद्दोजहद करते हैं तब तक वो सत्ता से और हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। अब रह गया सवाल भाजपा का। बाबूलाल जी तो यह सोच रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास जी भी यही सोच रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब भी यही सोच रहे हैं? मुझको तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं। और बाबूलाल जी की बातों को तो बहुत गंभीरता से लोगों ने लेना कम कर दिया है, क्योंकि उनके बयानात ही इस तरीके के आते हैं कि जब वो अपने पूर्व के बयानों पर कायम नहीं रहे हैं तो हाल के बयानों पर भी कायम नहीं रहेंगे, ये माना जाता है। अच्छा, उन्होंने एक और बयान दिया था कि 1 करोड़ जिस दिन बसंत सोरेन को नहीं आता, रात में नींद नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बाबूलाल जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनके जो भ्राताश्री हैं नूनलाल मरांडी, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि कभी आप गिरिडीह चले आएं। तीसरी और गिरिडीह 2 जगहों पर बाजार में खाली घूम ले, उनके भाई साहब की नेकनामी आपको पता लग जाएगी। क्या क्या है उनकी? मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उन्होंने देखिए बाबूलाल जी को एक रोजगार तो कम से कम मिला कि वो बसंत सोरेन जी का 1 करोड़ रुपया गिनने का काम करते हैं। आप लोग जो आदमी बेरोजगार हो गया हो उसको यदि कोई रोजगार दे रहा है तो इसका तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक जीवन में आप सुचिता की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी सोशियोलॉजी के, आप देश भर में ऐसे 100 से अधिक प्रकरण आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यपाल के पद पर जिन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाई। तो क्या राजनीति बहुत महंगी होती जा रही है कि उसके लिए कोई उद्यम करना आवश्यक? अब ये तो प्रश्न आपने ऐसा पूछ दिया जिस प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि निर्वाचन आयोग ने अगर चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातें सही हैं। सुधीर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नैरेटिव फैला रहे हैं और आशंका आप लोगों को लग रहा है कि कहीं उससे एक पक्षीय कहीं निर्णय न ले निर्वाचन आयोग, तो क्या लगता है कि जो संकट है ये मुख्यमंत्री का संकट है, सरकार का संकट नहीं है? तो क्या इस पर भी आप लोग कोई विचार कर रहे हैं कि अगला अगर ये संकट इस तरह का अगर हो जाता है तो हेमंत के बाद इसकी जगह में कौन आएगा? गठबंधन इन चीजों को तय करेगा। ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन इन चीजों को तय करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे और जनता के समक्ष ले जाएंगे। आज इस पीसी का मायने या उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि 9A के मुद्दे पर जनता के बीच जो भ्रम फैलाया गया है, हम उन बातों को क्लेरिफाई करना चाहते थे। हम आपको ये बताना चाहते थे कि इससे पूर्व भी
ऐसे मामले 1964 से लेकर 2008 तक विभिन्न सक्षम न्यायालयों में व्याख्या के लिए जा चुके हैं। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या व्याख्या की? गवर्नमेंट हाउस तो किसी षड्यंत्र में नहीं है, ऐसा लगता है। मैंने तो आपके सवाल पर एक ही बात कहा था कि इंटेंशन और एक्ट, इंटेंशन तब प्रमाणित होता है जब एक्ट हो जाता है। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में कि जिन बातों का भ्रम फैलाया गया है वो बातें सरासर गलत है। हर व्यक्ति को बतौर नागरिक व्यवसाय करने का अधिकार है और अगर वो कानूनन रूप से सही तौर पर व्यवसाय करता है तो उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। जो अनशेड्यूल्ड मीटिंग हुई है इनकी दिल्ली में प्राइम प्रधानमंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले, इसलिए ये सवाल जो फीडबैक आया है उसमें ये मतलब फीडबैक दिया गया है कि पर्याप्त आधार है, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? हम यह मानते हैं, एक मिनट, हम ये मानते हैं कि हमारे महामहिम राज्यपाल जाकर आदरणीय गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री से मिले और झारखंड की बेहतरी के लिए हमारे जीएसटी क्षतिपूर्ति के बचे पैसे को दिलवाने का उन्होंने प्रयास किया और हमें बड़ी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर बड़ा सकारात्मक आश्वासन दिया। अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है ऐसे में बैकअप प्लान क्या है जेमेंट का? देखिए, हेतु मजबूत के उत्तर नहीं होते हैं। चीजें आने दीजिए समक्ष, उत्तर भी मिलेगा। और हमको लगता है कि बेहतर चॉइस आप लोग की तरफ से अशोक गुप्ता जी हो। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। निश्चित बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लड्डू फूट रहा आपका। और कोई सवाल मित्रों? माने वो बिल्कुल हो सकता है। सुप्रियोदा भी 6 महीने के लिए बगैर निर्वाचित सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप बोल दीजिए हम लोग का नेता यही है। चले खत्म हो गया। और कोई सवाल? चलो रंजीत, हैदराबाद मुलाकात